Hello everyone. Today we'll be talking about Unit 1, Session 3, Maintenance of Store Areas and Communicate Effectively with Stakeholders. तो ये सेशन हम पहले भी कर चुके हैं, तो आज हम एक क्विक रिकैप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं मेंटेनेंस की, ये आपने अपने पिछले लेवल्स में भी किया हुआ है। So maintenance and cleaning of store area includes activities such as house cleaning, that is disposing of rubbish, cleaning dirty surfaces, dusting and vacuuming. It may also involve some outdoor chores such as removing leaves from rain gutters, washing windows and sweeping doorways. तो जब हम डिटेल की बात करते हैं तब भी हम अपना कचरा साफ करते हैं अपने स्टोर से, हम सब एरियाज को, जो सर्फेसेस हैं वो सबको क्लीन करते हैं, डस्ट करते हैं, वैक्यूम करते हैं और अपने दुकान के आसपास भी सब साफ रखते हैं। और जब यहाँ पे हम एक और चीज बता रहे हैं कि द टर्म हाउस क्लीनिंग इज ऑफन यूज्ड इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड पर्सोनल methods or policies in an effort at reform or improvement. तो जब हम पॉलिटिक्स या बिजनेस में भी ये टर्म यूज करते हैं तो बात हो जाती है कुछ हम सफाई कर रहे हैं, कुछ पुराने ख्यालातों की, या कोई लोग जिनसे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे उनको हम हटा रहे हैं। तो हाउस क्लीनिंग जो है वो क्यों करी जाती है? ताकि आपका एरिया जो है वो सेफ है और इजी हो रहने के लिए। तो बिना हाउस कीपिंग के सब जगह गंदगी बढ़ जाएगी और आपको वहाँ काम करने को नहीं होगा। तो टूल्स इन हाउस कीपिंग आपको ये पहले भी हमने किया हुआ है, मालूम है। वैक्यूम क्लीनर्स, ब्रूम्स, मॉप्स एंड स्पंजेस और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सच एज डिटर्जेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड ब्लीच। फिर हम बात कर रहे हैं रेगुलर क्लीनिंग। वो क्या रहती है? यूजुअली क्लीनिंग एवरीथिंग इनसाइड, जो हमें दिख रहा है गंदा लग रहा है साफ कर दिया। पर हाउस क्लीनिंग जो रहता है हार्ड टू रीच एरियाज में भी जाना पड़ता है, लाइक मूविंग फर्नीचर एंड क्लीनिंग थिंग्स दैट आर नॉट इनसाइड। तो ओवन के अंदर, फ्रिज के अंदर और जो भी आपके फर्नीचर है, शेल्व्स है, फिटिंग्स है, सब उसके आगे पीछे। तो जो हमारे मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं? So the goals and objectives of maintenance organization determine the type of maintenance organization that is established. तो अगर उनके गोल्स प्रोग्रेसिव हो तो वो हेल्प करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन होने में, और वेरिएशंस जो रहते हैं वो भी अलग अलग रह सकते हैं इनके। तो अगर वो सोचते हैं कि हमारी रिटेल इंडस्ट्री या रिटेल स्टोर अच्छा होना चाहिए तो वो आगे का सोचेंगे, ज्यादा बढ़िया काम करेंगे, और मिक्स एंड मैच भी रह सकता है। So the typical goals and objectives for a maintenance organization क्या रहता है? सबसे पहले तो हमें अपने existing equipment and facilities इनको maintain करना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास equipment या वो facilities हैं जो चल नहीं रही या टूट फूट गई हैं तो वो कोई फायदा नहीं करेंगी आपको। So you have to make sure that it is working properly. So this component is the keep it running charter of maintenance. सेकेंडली हमने बात करी है इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज हमारे जो है उसको इंस्पेक्ट और चेक करते रहना है कि सब सही सही चल रहा है कि नहीं। इसको कहा जाता है प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिया है पीएम एंड पीडीएम। तो इससे हम ध्यान रखते हैं कि कुछ खराब तो नहीं है, मेंटेन रखते हैं तो उसमें कभी भी अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन या सर्विस इंटरप्शंस नहीं होते। नेक्स्ट हमने बात करनी है इक्विपमेंट इंस्टॉलेशंस या ऑल्टरेशंस की। तो जब भी आपका कुछ भी चेंज होना होता है, मेंटेनेंस होना होता है, या कुछ भी आपका इक्विपमेंट को हम ठीक करना चाहते हैं तो यूजुअली हम बाहर से किसी को बुलाते हैं। तो आपके पास घर में भी जैसे आप सोचें तो कुछ खराब हो जाए तो कील, हथौड़ी, ये सब तो आप रखते ही हैं। तो अगर मेंटेनेंस के लिए भी आप कुछ इक्विपमेंट रख सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से किसी को, इंजीनियर्स को बुला सकते हैं। तो अब हम स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। डेवलपिंग मेंटेनेंस एंड एसेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। ये सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट के, पहले वो देख लेते हैं। तो हम प्रोडक्शन चाहते हैं एट द लोएस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट क्वालिटी पे और ऑप्टिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे। हम चाहते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन हो, हमारे जो इक्विपमेंट है उसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स हम सही सही मेंटेन करें।
और हम कॉस्ट इंफॉर्मेशन भी मेंटेन रखें कि हमारे मेंटेनेंस में खर्चा कितना होगा। उसके बाद हम ऑप्टिमाइज करेंगे मेंटेनेंस रिसोर्सेज को। कैपिटल इक्विपमेंट जो है हमारा, मशीनरी जो है, उसको हम सही सही रखेंगे। एनर्जी यूजेज कम करेंगे, इन्वेंट्री को जितना चाहिए उतना रखेंगे, और प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दैट रिड्यूसिंग कॉस्ट इज समटाइम्स एन ओवरलुक्ड एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो आप कॉस्ट अपना बहुत तरीकों से कम कर सकते हैं। आप मेंटेनेंस पॉलिसी अगर अपनी सही रखें तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकता है। सो सपोजिंग यू कीप मेकिंग एडजस्टमेंट इन द टूल्स, ट्रेनिंग, रिपेयर प्रोसीजर्स, तो आपके लेबर और मटेरियल्स को भी जरूरत कम पड़ेगी। तो आपका जहां भी मशीन चलना बंद हो जाए वहीं पे आपका खर्चा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आपकी मशीन चल नहीं रही है तो आपका काम रुक जाता है। तो अगर आप पहले से मशीन अपनी सही चलाएं तो आपका कॉस्ट भी कम होगा। दूसरा, अपना एक्यूरेट इक्विपमेंट मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स हमें रखने हैं कि कब मेंटेन हुआ, कब उसकी फिर से मेंटेनेंस ड्यू है। ये सब अगर हम अच्छे से रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि कब क्या ठीक करवाना है। पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो पता चलेगा कि मशीन चलना बंद हो गई है, उसके बाद हम किसी को ठीक करने के लिए बुला रहे हैं, और ठीक होने के बाद हमारा पूरा वो टाइम वेस्ट हो जाएगा जहाँ मशीन नहीं चल रही थी। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि सर्किट ब्रेकर आप रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो ओवरलोड होएगी बिजली की और वो अंदर से मशीन खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही आप पहले ही अगर एक सर्किट ब्रेकर रखेंगे तो अच्छे से चलेगा, उसको मेंटेन करके रखेंगे तो मशीन भी खराब नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर मेंटेनिंग मैनेजिंग मेंटेनेंस। तो आप इंफॉर्मेशन तो आप रखते हैं, उसमें आप ध्यान रखते हैं कि किस से आप ट्रैक रखेंगे। तो लेबर, मटेरियल, कॉन्ट्रैक्टिंग, ये सब हम देखेंगे इक्विपमेंट पे कैसे पूरा असर कर रहा है। तो आपका आज मशीन इतना ही चल रहा है, आज 10 लोग उसी मशीन पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मशीन पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो उसको मेंटेनेंस की जल्दी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब अगर हम ट्रैक रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा कॉस्ट कितना होगा, और साथ ही में हम अपना बजट भी बना सकते हैं। तो हमें कितना खर्चा होगा मेंटेनेंस पे वो भी अगर हम ध्यान रखें तो हम कभी भी वी विल नॉट बी कॉट अनअवेयर्स। इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कैसे करते हैं, हम देखते हैं जो इंफॉर्मेशन है वो वर्क ऑर्डर कंट्रोल पे होता है। तो नोइंग द आवर्स स्पेंट ऑन द वर्क ऑर्डर टाइम्स, द लेबर रेट्स अलाउज अ मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द लेबर यूज फॉर द वर्क ऑर्डर। तो लोग कितना काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको पता लगता है कितने लेबर रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, वो कौन सी मशीन कितने टाइम के लिए यूज कर रही है। उसके ऊपर हमें पता लग जाता है कि हमें कितनी मशीन पे मेंटेनेंस का काम करना है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टिपिकल एरियाज ऑफ वेस्ट इन द इन्वेंट्री एंड परचेजिंग फंक्शन। इसमें कौन कौन से टिपिकल एरियाज ऑफ वेस्ट हैं। अगर हम स्पेयर पार्ट्स बहुत सारे रखें, वी आर स्टॉकिंग टू मेनी स्पेयर पार्ट्स। अगर हम स्पेयर पार्ट की डिलीवरी हम पहले ही मंगा के रख लेते हैं, जब जरूरत नहीं है तब भी दिक्कत होती है। शेल्फ लाइफ टू वी अलाउ इट टू एक्सपायर। तो कुछ सामान है जो शायद 1 साल तक ही सही है, हम उसको 1 साल के बाद पहले ही खरीद के रख रहे हैं और 1 साल के बाद हम उसको यूज करने जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। सिंगल लाइन आइटम परचेज ऑर्डर्स, हमें एक ही तरीके के हम आइटम जमा करके रख लेते हैं। या वैनिश स्पेयर पार्ट्स, हमने स्पेयर पार्ट्स रखे और किसी ने वो यूज कर लिया या गायब कर दिया, चोरी कर लिया, तब भी हमें दिक्कत आती है। तो हमें वो स्पेयर पार्ट्स लाके रखने हैं जिसकी हमें जरूरत है। और मेंटेनेंस जो है वो ये नहीं है कि फिक्स इट व्हेन इट ब्रेक्स, ऐसा काम नहीं है उसका। उसका काम ये है कि जो भी मेंटेनेंस है वो सही 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 टाइम पे करें। और इक्विपमेंट सर्विस जो है हमारी वो रहती है इसके ऊपर डिपेंडेंट कि आप कब क्या काम कर रहे हैं। तो आपका इक्विपमेंट सर्विस लेवल जो है वो एक इक्विपमेंट है, जो मशीन है आपकी, वो किस टाइम से किस टाइम तक चलती है। अगर आप उससे ज्यादा चलाएंगे या उसको आप ढंग से नहीं चलाएंगे तो दिक्कतें आ सकती है। तो मेंटेनेंस फिलोसफीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटेनेंस फिलोसफीज हमारी कौन कौन सी है। एक है रिएक्टिव मेंटेनेंस। रिएक्टिव मेंटेनेंस का मतलब यह रहता है कि जब हम कुछ खराब हो तब उसे ठीक करा रहे हैं, वो रिएक्टिव है। करेक्टिव मेंटेनेंस है कि हम जब देख रहे हैं चल रहा है सामान या इक्विपमेंट चल रहा है और उसमें कुछ दिक्कतें हमें नजर आ जाए तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं।
तो ऐसे ही रिएक्टिव, करेक्टिव, प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और मेंटेनेंस प्रिवेंशन, ये हमारे अलग अलग फिलोसफीज हैं। तो रिएक्टिव जैसे मैंने आपको बता दिया कि खराब हो गया, तब हमने ठीक कराया तो ज्यादा खर्चा भी पड़ता है। करेक्टिव है, हम उसका मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा काफी हद तक कॉस्ट कम हो जाता है और हम पहले ही शेड्यूल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारी रहती है कि हम ऑयलिंग करते हैं मशीनरी की, रूटीन इंस्पेक्शन करते हैं, तो जो भी हमें दिखता है प्रॉब्लम, वो आने से पहले ही हम उसको ठीक कर लेते हैं। प्रिडिक्टिव है कि हम जानते हैं कि ये मशीन जो है वो इस टाइम तक सही चलेगी, इस टाइम के बाद उसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक उसको हम मेंटेन करेंगे। जैसे आप अगर देखें तो मेट्रो का भी रहता है कि वो बोलते हैं कि इस टाइम से इस टाइम में मेट्रो हम अपनी मेंटेन करेंगे। तो वो शुरू करने से पहले सुबह के या रात को जब मेट्रो चलना बंद हो जाती है, उसके बाद वो मेंटेन करते हैं। तो जो मेंटेनेंस होती है वो जानते हैं कि उसको रिपेयर करना है, उसको सही तरीके से चलाना है, तो इट शुड नॉट इंटरफियर विद द प्रोडक्शन शेड्यूल्स। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो होती है वो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस होती है, जब जरूरत है तब हम कर रहे हैं। और कई प्लांट्स होते हैं जो ऑटोमेशन सिस्टम रहता है उनका, वो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा रहता है, वो मॉनिटर करता रहता है, तो रियल टाइम ट्रेंडिंग से आपका बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। मेंटेनेंस प्रिवेंशन जो है वो हम चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द इक्विपमेंट कंपोनेंट्स, तो हम उसको लेटेस्ट टेक्निक से उसमें यूज करते हैं पीसेस, तो आपका वो अच्छा चलता है। तो यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने पुराने टाइप की गाड़ी दे रखी है, अगर उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज करें तो वो ज्यादा चल सकती है, तो आपके ऐसे इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। स्टेक होल्डर से हमें अच्छे से बात करना है, उनसे पता होना चाहिए हमें कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो ढंग से सब कुछ चले और कहाँ पे क्या अटक रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो रिटेलर्स कम्युनिकेशन, ये हम कंज्यूमर मीडिया चेंजेस, एड्स और प्रमोशन, इन सब से हम देखते हैं क्या कस्टमर के साथ रिलेशन बन रहे हैं, लॉयल्टी कार्ड्स के थ्रू हम देखते हैं। हमारा सबसे अहम कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी ये रहता है कि हम पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने स्टोर के बारे में अवेयर कराएं, हम क्या बेच रहे हैं, हम क्या अपने स्टोर में रखते हैं, तो हम ऐड दे सकते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी में जैसे ऑनलाइन वर्जन रहता है वैसे हम रख सकते हैं, बिजनेस गाइड्स रख सकते हैं। रिलेशनशिप भी हम कस्टमर के साथ मेंटेन कर सकते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम्स के साथ, यहाँ पे हम कस्टमर्स को वाउचर्स या डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। आजकल हम मोबाइल्स के थ्रू भी कस्टमर के साथ कनेक्ट बना के रख सकते हैं, और कस्टमर्स को हम मोबाइल के थ्रू बता सकते हैं कि ऐसे आप के ऑफर्स आ रहे हैं। सोशल एक रहता है, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आप सोशल मीडिया के थ्रू, आप ब्लॉग्स के थ्रू कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं। और एम्प्लॉयज जो आपके रहते हैं वो भी बहुत आपके एक अहम हिस्सा है आपके कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में, जहाँ पे कस्टमर्स को वो इन्फॉर्म करते हैं स्टोर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन से नए ऑफर आ रहे हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयज को भी राइट मैसेज कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। और साथ ही में आप इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर्स भी रख सकते हैं जिससे कस्टमर्स अप टू डेट रहें। तो एक इफेक्टिव कॉन्टैक्ट स्ट्रेटेजी में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहले इफेक्टिव कॉन्टैक्ट स्ट्रेटेजी कस्टमर नीड्स, प्रोडक्ट्स, कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स, इन सबको कंबाइन करेगा। आप किस चैनल के थ्रू उनको सामान बेच रहे हैं, क्या आप वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हैं, क्या आप स्टोर के थ्रू बेच रहे हैं, क्या आप अपने स्टोर से बेच रहे हैं या आप किसी और के स्टोर से बेच रहे हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में इट कवर्स ऑल प्रोडक्ट्स एंड चैनल्स एंड इज ड्रिवन फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और ये आपका सेंटर से डिसाइड होता है कि कैसे आप कॉन्टैक्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे आपके हर प्रोडक्ट की। फिर आपके डिफरेंट चैनल्स के डिफरेंट कैपेबिलिटीज होते हैं, आप वेबसाइट से जब बेच रहे हैं तो अलग होगा, आप स्टोर से कुछ बेच रहे हैं तो अलग होगा, और आपका जो रिलेशनशिप होता है वो भी हर कस्टमर के साथ अलग होता है। कई होते हैं जो बहुत आराम से आपके पास आते हैं, सालों से आ रहे हैं, कई हैं जिनको आपको नया रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा।
तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा व्हाट इज राइट फॉर द कस्टमर एंड व्हाट इज राइट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही में आपको अपने गोल्स एंड इंसेंटिव्स को मैच करना पड़ेगा विद द कस्टमर्स नीड्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अलग अलग इनके एग्जाम्पल्स हैं कस्टमर्स के साथ इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करी है। फिर हम बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस फुल्ली इंटीग्रेटेड सेल्स प्लानिंग। इसमें आपको कस्टमर नीड, रिलेशनशिप स्टेटस और कमर्शियल रिक्वायरमेंट इन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो आपका सिस्टम रहता है इसमें आपको ये सब देखना पड़ेगा कि आपका कहाँ पे क्या आपका जो भी बिजनेस प्रोसेस है उसको आप कैसे अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस को आपको स्ट्रीमलाइन करना है। आप बहुत सारे चैनल्स के थ्रू कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो स्टोर हो गया, वेबसाइट हो गया, आपके अपना स्टोर हो गया, उसमें आप सब जगह आपका एक प्रोडक्ट क्या वो सही इमेज पोर्ट्रे कर रहा है, क्या सही प्राइसेस है, क्या कस्टमर को वो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको अपना इंफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज उसको भी बढ़ा के रखना है ताकि पूरी तरह से आप कस्टमर से कांटेक्ट में बना के रखें। आपको कहीं कस्टमर वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं, कहीं आपको स्टोर में कांटेक्ट कर रहे हैं, तो सब जगह वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। और इफेक्टिव सेल्स और रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज जो आपकी रहती हैं वो हर तरीके से आपके कोर चैनल जो रहता है उसमें बहुत अच्छे से आपको अपना कस्टमर के साथ कनेक्ट बना के रखना पड़ता है। साथ ही में आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो देखनी है वो टाइमली और एक्यूरेट होना है। आपको मालूम होना चाहिए आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आप उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो हमेशा कस्टमर को फर्स्ट रखना है। तो हम जब बात कर रहे हैं तो अपने कैपेबिलिटी को बदलते रहना है न्यू सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे कोविड सिचुएशन का। आप देख सकते हैं रिटेल में कैसे चेंजेस आए हैं, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जा रहा है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लूं पैंटालून्स का, पैंटालून्स ने एक मैसेज भेजा मुझे क्योंकि मैंने वहां पे उनके साथ शॉपिंग करी है। तो पैंटालून्स ने क्या कहा, मुझे एक एसएमएस भेजा और उन्होंने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे नए प्रोडक्ट्स में तो इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। उस लिंक पे जब मैंने क्लिक किया तो वो एक व्हाट्सएप एक उन्होंने लिंक ओपन कर दिया और कहा कि ये हमारा बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें बताइए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो वहां पे जब मैंने यस बोला तो यस बोलते ही मुझे वहां के डिपार्टमेंट मैनेजर का कॉल आया और उन्होंने पूछा कि आपको किन तरह के कपड़ों में इंटरेस्ट है, आप अगर चाहें तो मैं आपको कौन से साइजेस में आपको कपड़े पसंद है मैं आपको इमेजेस भेज देती हूँ। तो उन्होंने विद इन 5 मिनट्स जब मैंने उन्हें कहा कि मेरी बेटी और मेरे लिए मीडियम एंड लार्ज ऐसे करके आप साइजेस के कुर्ते भेजिए डेली वेयर के, तो उन्होंने बहुत सारे इमेजेस भेज दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर कॉल किया पूछने के लिए कि मुझे कौन सा पसंद आया। तो ऐसे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा टू न्यू सर्कमस्टांसेस। जब ये जानते हैं कि कस्टमर्स अब मेरे स्टोर में आके अपने मर्जी के मुताबिक कपड़े नहीं ले पा रहे हैं तो ये अलग तरीके अपना रहे हैं। रिटेलर्स आर कॉन्टेक्टिंग द कस्टमर्स और ऐसे सिचुएशन बन रहा है कि वो अपना सेल्स बढ़ा रहे हैं जस्ट विद द कस्टमर सिटिंग एट होम एंड कनेक्टिंग विद। तो जब हम बात करते हैं हमारी 4 चीजें होती हैं जब हम अपने प्रोसेस की या अपने स्टोर की कैपेबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे वेल ट्रेन मोटिवेटेड लोग होने चाहिए। प्रोसेस जो है हमारा वो सही तरीके से चलना चाहिए, पूरा मार्केटिंग ऑपरेशन सही होना चाहिए, जो हमारा सप्लाई आ रहा है हमें टाइमली मिलना चाहिए, सब कुछ अच्छे से प्रोसेस चलना चाहिए। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम हमारा सही होना चाहिए, बिना इंफॉर्मेशन के तो हमें पता ही नहीं चलेगा किस कस्टमर को कब कनेक्ट करना है और क्या हम प्रोडक्ट्स हमारा ट्रेंड में है। सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी भी होनी है। तो हमारा जो क्रिटिकल इश्यूज रहते हैं कि हमारा स्टोर में हम क्या बेचना चाह रहे हैं, हमारा सेल्स का टारगेट क्या है और हमारा सबसे इफेक्टिव रूट क्या है इसको सेल्स के टारगेट को रीच करने में। तो फ्लेक्सिबल कनेक्ट कम्युनिकेशन रहते हैं हमारे एट द पॉइंट ऑफ सेल। तो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स में आप कस्टमर से फेस टू फेस बात करते हैं। आपका डिजिटल साइनेज रहता है, यहाँ पे आप कस्टमर्स को आप एक अपना टीवी चैनल के थ्रू बता सकते हैं। और मल्टी सर्विस स्पॉट्स रहते हैं आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क और शॉप इन शॉप। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे कस्टमर से हम मेंटेनेंस की पहले हमने बात करी
मेंटेनेंस में हम क्या ध्यान हमें रखना पड़ता है स्टोर के मेंटेनेंस का, और फिर हमने बात करी हम कस्टमर से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने अलग अलग हमने कॉन्सेप्ट्स देखे। कॉन्टैक्ट स्ट्रैटेजीज के बारे में इसमें क्वेश्चंस है, वो भी आप देख सकते हैं। और इफेक्टिव कॉन्टैक्ट स्ट्रैटेजी में पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस, ये सब कैसे कनेक्ट होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंटेनेंस क्या होता है, क्लीनिंग क्या होता है स्टोर एरिया का, इन दोनों में एक्टिविटीज क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ये सब हम इस सेशन में कर चुके हैं। आई होप आज जो हमने किया वो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर इस सेशन में आपको कुछ भी ऐसा लगे जो समझ ना आया हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।